नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल प्राइस, डीजल के दाम में फिर आई गिरावट, पेट्रोल में राहत नहीं, जानिए अपने शहर का भाव। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखने को मिली, जिसे देखते हुए देश के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। घरेलू बाजार में भी आज सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत कम कर दी है। डीजल की कीमत में मामूली 16 पैसे की कीमत कम की गई है। हालांकि पेट्रोल को जस का तस छोड़ दिया। इसकी कीमतों में पिछले 4 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपये पर टिका रहा, जबकि डीजल 70.94 रुपये प्रति लीटर पर तक घट गया। 10 सितंबर से जानिए कितना सस्ता हुआ पेट्रोल। पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से ही पेट्रोल की कीमतों में जो आग लगनी शुरू हुई, वो बीते 1 सितंबर तक जारी रही। यदि दिल्ली की बात करें तो यहां बीते 13 किस्तों में पेट्रोल प्रति लीटर 1.65 पैसे महंगा हुआ था। हालांकि बीते 10 सितंबर के बाद से इसमें ठहर ठहर कर कमी का रुख था और 22 सितंबर तक इसमें 1.02 पैसे की कमी हो चुकी है। इस महीने डीजल के भी खूब गिरे दाम। बीते जुलाई में देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था। उस दौरान 10 किस्तों में डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। उससे डीजल 1.60 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इस महीने बीते 3 सितंबर से डीजल रह रहकर सस्ता हो रहा था और आज तक इसमें 2.62 रुपये की कमी आ चुकी है। WHO की ओर से चेतावनी, कोरोना वैक्सीन आने से पहले 20 लाख लोग मर जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना का प्रभावी वैक्सीन व्यापक रूप से इस्तेमाल में लाए जाने से पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3.24 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 987,000 से अधिक लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। BBC के मुताबिक WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन ने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाने की स्थिति में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चीन में प्रकोप शुरू होने के 9 महीने बाद दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तेजी से 10 लाख होने की ओर बढ़ रही है। रायन ने यूरोपीय लोगों से खुद से यह पूछने का आग्रह किया कि क्या उन्होंने लॉकडाउन की आवश्यकता से बचने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। भारत और इजरायल को लेकर एक बड़ा अपडेट, मिलकर हाईटेक हथियार बनाएंगे भारत इजरायल, पढ़े क्यों अहम है साझेदारी। भारत अब खुद को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसमें बड़ी भूमिका इजरायल निभा रहा है। भारत ने इजरायल की मदद से हाईटेक वेपन सिस्टम बनाने और उसे अपने मित्र देशों को बेचने की योजना तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा सचिव और इजरायल के समकक्ष की अध्यक्षता में गुरुवार को रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। ये समूह इस तरह की संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस उपकार्य समूह SWG का लक्ष्य मैत्रीपूर्ण देशों को निर्यात के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करना है। अगले 5 सालों में करीब $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। इजरायल भारत के टॉप 4 आर्म्स सप्लायर्स में से एक है और करीब $1 बिलियन के हथियार सप्लाई करता है। क्यों अहम है ये दोस्ती। इजरायल मिसाइल, सेंसर, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अगुवा रहा है। ये ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सशस्त्र बल नेक्स्ट जनरेशन की बराक -8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को DRDO इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के तहत शामिल किया गया है। 1999 में कारगिल के दौरान भी इजरायल के साथ हमारे गुप्त द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। 2014 की मोदी सरकार के तहत इसे और मजबूती मिली। 2 महिला क्रिकेटरों की मौत, मेघालय में भूस्खलन में 2 महिला क्रिकेटरों की मौत, 3 लापता। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले के मावनेई में शुक्रवार को भारी बारिश से हुए भूस्खलन की चपेट में कई मकानों के आने से 2 महिला क्रिकेटरों की मौत हो गई, 3 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मावनेई इलाके के सरपंच बाहबुद ने PTI भाषा को बताया है कि राज्य की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी क्रिकेटर रजिया अहमद स्थानीय खिलाड़ी फिरोजिया खान के शव मलबे से निकाले गए हैं। पूर्व खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक सिल्वेस्टर नोंगटिगर ने कहा कि लापता लोगों की तलाश का काम चल रहा है। मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव गिडियोन खारकोंगोर ने कहा कि रजिया 2011-12 से राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व करती आ रही थी। विभिन्न खिलाड़ियों ने रजिया की मौत पर शोक व्यक्त किया है। महिला क्रिकेटर काकोली चक्रवर्ती ने कहा, रजिया की कमी खलेगी, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि सोमवार से लगातार हो रही बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई है।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने शिलोंग में उनके क्वार्टर में मलबा साफ करने के लिए 2 श्रमिकों को लगाया था, जिनकी बृहस्पतिवार को मौत हो गई। राज्य में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। मनमोहन सिंह के जन्मदिन को लेकर बड़ी खबर। मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर राहुल गांधी बोले, उनके जैसे पीएम की कमी महसूस कर रहा देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत को बतौर पीएम मनमोहन सिंह की कमी महसूस हो रही है। साल 2004 से साल 2014 के बीच यूपीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले सिंह 26 सितंबर को 88 वर्ष के हो गए। राहुल ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। वायनाड सांसद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस नेता ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल उनके लिए खूबसूरत हो। प्रधानमंत्री ने दी भी बधाई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, एक समर्पित नेता का प्राथमिक उद्देश्य हमेशा उन बुराइयों को खत्म करना होता है जो समाज को तेजी से घेर सकती हैं। पार्टी ने कहा, आज हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हर देशवासी के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने एक अन्य ट्वीट में कहा, अपनी यात्रा में उन्होंने 1 अरब लोगों को साथ लिया। चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन 7 महीने बाद मिला लापता पत्रकार का सुराग। कोरोना की रिपोर्टिंग करने गया था वुहान। फरवरी से लापता चीनी पत्रकार को ढूंढ लिया गया है। वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप पर रिपोर्टिंग करने के बाद पत्रकार गायब हो गए थे। उसके दोस्त ने रिपोर्टर के मिलने की पुष्टि की है। उसने बताया कि फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। चीन में लापता पत्रकार का 7 महीने बाद पता। शू शियाओडोने ने यूट्यूब लाइव प्रसारण में कहा कि पूर्व वकील और नागरिक पत्रकार चेन किशी को चीनी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। पत्रकार को पकड़ने के बाद शानडोंग के किंगडाउन में सरकारी अधिकारियों ने निगरानी में रखा, जबकि अधिकारियों ने इसके विपरीत दावा किया है। चेन ने वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान 23 जनवरी से रिपोर्ट करना शुरू किया था। उसने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से गलियों और अस्पतालों की बदहाली को उजागर किया। इस बीच अचानक से उसका लापता हो जाना चीनी सरकार की कार्रवाइयों से जोड़ा गया। आरोप लगाया कि चीन की सरकार विसलब्लोअर और पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है। चीनी अधिकारियों ने भी पत्रकार के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं साझा की, लेकिन उसकी मां ने दावा किया कि उसे जबरदस्ती क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1000 से ज्यादा की मौत, इतने लोग हुए संक्रमित। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,362 मामलों के साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण की कुल संख्या 59 लाख निशान को पार कर 59,03,933 पर पहुंच गई। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1089 नए लोगों ने मृत्यु के साथ ही यह आंकड़ा 93,379 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में 9,60,969 सक्रिय मामले हैं, जबकि 48,49,585 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 32.4 मिलियन है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 987,000 से अधिक हो गई है। भारत की ओर से नेपाल को बड़ी मदद। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, नेपाल को 1.54 अरब की आर्थिक मदद दी। भारत ने फिर दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी नेपाल को 1.54 अरब नेपाली रुपए, करीब 96 करोड़ भारतीय रुपए की आर्थिक मदद दी। हालांकि चीन के उकसावे में आकर भारत विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इसके बावजूद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में नेपाल मिशन की उप प्रमुख सुश्री नामग्याल खम्पा ने भारत सरकार की ओर से जारी धनराशि का चेक नेपाल वित्त मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगना को सौंपा। यह राशि नेपाल के नुवाकोट और गोरखा जिलों में भूकंप के कारण तबाह हुए मकान और स्कूलों के पुनर्निर्माण के काम में लाई जाएगी। गौरतलब है कि अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप में 9000 से अधिक लोगों की जान गई थी और करीब 8000 घर तबाह हुए थे। भूकंप प्रभावित नुवाकोट और गोरखा जिलों में तबाह हुए घर और स्कूल भवनों को फिर से बनवाने के लिए भारत सरकार ने नेपाल को $1.5 अरब अनुदान राशि देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में भारत ने नेपाल सरकार को सहायता राशि भेजी। इस मद में भारत अब तक नेपाल को $72 करोड़ राशि दान कर चुका है। भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास हेतु नुवाकोट और गोरखा जिलों में 50,000 निजी घरों के निर्माण के लिए भारत व नेपाल के बीच फरवरी 2016 में $10 करोड़ की अनुदान राशि के समझौता पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत सरकार के सहयोग से नुवाकोट और गोरखा जिलों में चलाई जा रही आवासीय योजना के 92% मकान पूर्ण हो चुके हैं। नेपाल में 70 स्कूल और पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता भी भारत सरकार ने जताई है। सुश्री खम्पा ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अपने सहयोग और समर्थन को जारी रखेगा।
मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को लेकर एक बड़ी खबर। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की आर्थिक हालत बहुत खराब, गहने बेचकर चुका रहे हैं वकीलों की फीस। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई और कभी देश के शीर्ष उद्योगपतियों में शामिल रहे अनिल अंबानी की आर्थिक हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वकीलों की फीस चुकाने के लिए उन्हें अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। भारी भरकम ऋण के बोझ से दबे उद्योगपति अनिल अंबानी ने यह बात खुद ब्रिटेन की एक अदालत में बताई। चीनी बैंक द्वारा अपने कर्ज की वसूली के लिए ब्रिटेन की अदालत में किए गए एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी से उनकी सारी संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। अनिल अंबानी ने अदालत में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि इस साल जनवरी से जून के बीच उन्होंने 9.9 करोड़ रुपए मूल्य के गहनों की बिक्री की है और अब उनके पास कोई कीमती गहना नहीं बचा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कभी भी रोल्स रॉयस कार नहीं थी और वर्तमान में वो सिर्फ एक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने 22 मई 2020 को अनिल अंबानी से कहा था कि वो चीन के 3 बैंकों को 12 जून 2020 तक 71 करोड़ 69 लाख 17,681 डॉलर करीब 5,281 करोड़ रुपए कर्ज की रकम और 50,000 पाउंड करीब 7 करोड़ रुपए बतौर कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करें। फिर 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अगुवाई में चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की थी। 29 जून को मास्टर डेविसन ने अंबानी को हलफनामे के जरिए पूरी दुनिया में फैली अपनी उन संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया जिनकी कीमत 1 लाख डॉलर करीब 74 लाख रुपए से ज्यादा है। उनसे हलफनामे में यह भी बताने को कहा गया कि उन संपत्तियों में उनकी पूरी हिस्सेदारी है या वो इनके किसी के साथ संयुक्त हकदार हैं। इसी बीच एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यूक्रेन में वायुसेना का विमान क्रैश, 22 लोगों की मौत, 6 लापता। यूक्रेन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। 28 लोगों को लेकर जा रहा वायुसेना का एक विमान शुक्रवार शाम को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 की कोई खबर नहीं है। इस घटना की सूचना यूक्रेन के मंत्री ने दी थी। उन्होंने कहा कि विमान में अधिकांश यात्री छात्र थे और 7 क्रू मेंबर भी थे। घटना के कारण की जांच की जा रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वे जल्द ही घटनास्थल पर जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह शनिवार को इस क्षेत्र की यात्रा करेंगे। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, हम सभी परिस्थितियों और त्रासदी के कारणों की जांच के लिए तत्काल एक आयोग बना रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि एंटोनोव-26 परिवहन विमान स्थानीय समयानुसार रात 8:50 बजे शाम के 5:50 ग्रीनविच मध्य समय चुहिव सैन्य हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर 1 मील की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई और 1 घंटे के बाद बुझा दिया गया। चुहिव का शहर खार्किव से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और रूसी समर्थक अलगाववादियों के साथ सामने की लाइन से 100 किलोमीटर पश्चिम में है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।